ओके चलो, तो आई हैव एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल में 3 पॉइंट चार्जेस रखे हुए थे इस तरह से, और आपसे मैंने पूछा था कि इस ट्राइंगल के अंदर एक पॉइंट तो हमें पता है कि सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और मैंने पूछा था इसमें और कितने इक्विलिब्रियम पॉइंट आ सकते हैं, है ना। तो बेसिकली कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। सो आप इस लाइन को एक्स एक्सिस जैसा मान लें, इस लाइन को एक्स एक्सिस जैसा ले लें, ये पॉइंट हमारा ओरिजिन ले लें, तो एक चार्ज हमारा ये जो प्रेजेंट होगा इट विल बी एट अ पॉइंट √3a/2, इट विल बी एट अ पॉइंट √3a/2, है ना। और इन दोनों की वजह से आपको इस लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको ग्राफ पता है, यू नो व्हाट इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस टू चार्जेस। तो वो आप अब पूरे एक्स एक्सिस पे इन दो की वजह से ग्राफ और इसकी वजह से जो ग्राफ होगा वो बना सकते हैं, है ना। इस पॉइंट की वजह से जो ग्राफ होगा इट विल बी एट इंफिनिटी ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस लोकेशन, और फिर वो ऐसा ग्राफ बन जाएगा ना, वो ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, इट विल टेंड टू 0 एट वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस। फिर अब इन दो पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ होता है उसका कुछ नेचर ऐसा होता है, उसका नेचर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपको एक पॉइंट तो पता है कि इंटरसेक्शन है, तो दूसरा पॉइंट भी इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, यू कैन चेक दिस। तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, एक लोकेशन तो हमें पता है कि जो मैक्सिमा की लोकेशन आती है वो किस पॉइंट पे आती है, तो मैक्सिमा की लोकेशन इन दो चार्ज के लिए a/2√2 पर आती है, a/2√2 पे आती है मैक्सिमा की लोकेशन। और हमने जो पॉइंट सेंटर वाला होता है हम जानते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, सेंटर वाले पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, दिस इज a/2√3, राइट, दिस इज a/2√3, सो दिस डिस्टेंस इज a/2√3। तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो इससे पहले आ जाएगा, हम समझ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो इससे पहले ही आ जाएगा, a/2√3 डिस्टेंस फ्रॉम दिस लोकेशन, ठीक है। so from this this point is let's say O origin, तो इस पॉइंट से लेके a/2√3 पर तो एक इंटरसेक्शन आएगा, तभी तो नेट में वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सेंट्रॉइड पे, सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेम ही पॉइंट होता है वो, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इससे थोड़ा पहले इस पॉइंट पे देखेंगे तो ड्यू टू दिस चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। अगर मैं एकदम ओरिजिन पे देखूंगा तो ड्यू टू दिस चार्ज ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी। तो एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू दिस चार्ज ओनली। तो इनिशियली जो ग्राफ होगा ब्लू वाला इट विल बी अबव द ग्राफ ऑफ ब्लैक, जो इन दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है जिसे मैंने ब्लैक में ड्रॉ करा है, और इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जो मैंने ब्लू में ड्रॉ करा है, तो ब्लू ग्राफ इज अबव द ग्राफ ऑफ ब्लैक, दैट्स व्हाई यहाँ इंटरसेक्शन आया। अब यहाँ इंटरसेक्शन आया है तो एक पॉइंट पर और इंटरसेक्शन आएगा, ये तो कंफर्म है। एक चीज तो एक कंफर्म हो रही है हमें कि यहाँ पर एक पॉइंट पर और इंटरसेक्शन तो आने वाला है, एक पॉइंट पे और इंटरसेक्शन आने वाला है, इसका मतलब इससे थोड़ा आगे एक इक्विलिब्रियम पोजीशन और आने वाली है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, इस पॉइंट से थोड़ा आगे एक इक्विलिब्रियम की पोजीशन डेफिनेटली आएगी। चलो, तो इसके अलावा, इस पॉइंट के अलावा, सेंटर के अलावा देयर इज वन मोर इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर। अब सिमेट्री है पूरे ट्राइंगल के अंदर, तो वैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर ही आएगा अगर मैं इस तरह का अपना एक्सिस ले लेता, और वैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ भी आएगा अगर इस तरह का एक्सिस ले लेता। तो टोटल इस ट्राइंगल के अंदर 4 इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए, टोटल इस ट्राइंगल के अंदर 4 इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए। हार्दिक पूछ रहा है कि ग्राफ टच भी कर सकते हैं, ग्राफ टच भी कर सकते हैं, ऐसा आप चेक करना चाह रहे हो कि टच करेंगे कि नहीं करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ। जो ब्लैक वाले ग्राफ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके आपको एक्स के साथ इक्वेशन पता है, इट वाज 2k³ s अपॉन x स्क्वायर प्लस a/2 होल स्क्वायर, इस चीज की पावर 3/2। यू नो द ग्राफ इक्वेशन फॉर दिस ब्लैक ग्राफ, यू नो द इक्वेशन फॉर द ब्लैक ग्राफ, सिमिलरली यू नो द इक्वेशन फॉर दिस ब्लू ग्राफ। आपको इसकी भी इक्वेशन पता है, इसकी इक्वेशन हो जाएगी k³ अपॉन, नाउ सी दैट मैंने ओरिजिन मेरा ये जो चार्ज है उससे अगर मैं किसी पॉइंट की डिस्टेंस लिखूंगा, इस पॉइंट की डिस्टेंस लिखूंगा, और इसको अगर मैंने x कहा है तो ये डिस्टेंस हो जाएगी √3a/2 माइनस x। तो यहां मुझे लिखना चाहिए डिनोमिनेटर में √3a/2 माइनस x। तो मुझे इक्वेशन पता है इस ब्लू ग्राफ और ब्लैक ग्राफ की, मुझे इक्वेशन पता है। अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे टच कर रहे ग्राफ,
तो टच अगर करेंगे वहां पे, इफ दे आर इन जस्ट टचिंग, तो उस समय दोनों के स्लोप बराबर होंगे। अगर वहां पे वो टच कर रहे हैं तो वहां पे स्लोप बराबर होंगे। अब आप टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये कंफर्म कर सकते हो बाय चेकिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ, बाय चेकिंग स्लोप ऑफ द ग्राफ। आया हार्दिक समझ में ये बात? ठीक है। अब जिसको भी डाउट है कि टच करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप एक काम करिए, डिफरेंशिएट करिए इन दोनों इक्वेशंस को, स्लोप निकालिए ग्राफ के। ब्लू ग्राफ का जो स्लोप आएगा इट विल बी लेसर देन द ब्लैक ग्राफ स्लोप। आप दोनों को डिफरेंशिएट करिए और x की वैल्यू ये पुट कर देना, x की वैल्यू पुट कर देना a/2√3, a/2√3 पुट करेंगे देन यू विल गेट द स्लोप, एंड स्लोप से चेक कर लोगे आप कि किसका ग्राफ ऊपर किसका ग्राफ नीचे, किसका स्लोप ज्यादा किसका स्लोप कम। चलो इज इट क्लियर? हाँ अंशुल नोट करिए लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये क्लियर है तो एक चीज तो हमें कंफर्म हो गई कि 4 इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना। अब एक पॉइंट और पूछ रहा था मैं आपसे, सोहम ने मुझे बना के भी भेजा था। ये जो मैक्सिमम वाला पॉइंट है, वो मैक्सिमम वाला पॉइंट मतलब जो a/2√3 पे आएगा, a/2√2 पे आएगा फ्रॉम दिस लोकेशन, दिस डिस्टेंस a/2√3, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्लैक वाले ग्राफ की ज्यादा होगी कि ब्लू वाले ग्राफ की ज्यादा होगी, तो ये भी चेक करना है ना। हो सकता है कि मेरा ग्राफ में थोड़ी मिस्टेक है। सोहम ने बना के भेजा था, उसमें सोहम ने मुझे ऐसा कुछ बना के भेजा है। सोहम का कहना ऐसा है कि वो ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप चेक करो कि सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट इस डिस्टेंस से ज्यादा पे आएगा कि कम पर आएगा, है ना। सेकंड इंटरसेक्शन पॉइंट a/2√2 से ज्यादा पे आएगा कि कम पर आएगा, है ना। ये आपको मैंने छोड़ा। चलो वंश बोल रहा है कम पर आएगा, ठीक है। आप चेक कैसे कर सकते हो? यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस ब्लू इक्वेशन एंड बाय द ब्लैक इक्वेशन एट दिस लोकेशन। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर x की, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। अगर ब्लू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ जाती है, नाउ दिस इज द सिचुएशन दैट a/2√2 से भी कम पर है वो इंटरसेक्शन, और अगर ब्लू की इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कम आती है तो जो मैंने पहले बनाया था वैसा हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो अब, ठीक है। चलो वंश बोल रहा है कम पर आएगा, सोहम के हिसाब से भी ऐसे ही ग्राफ था। तो मैं बाकी बच्चों को सजेस्ट, मैंने एक्चुअली चेक नहीं करा, मैंने चेक करा था, मेरे से कुछ गलती हो गई थी तो मुझे वापस से चेक करना पड़ेगा। वो गलती जस्ट मुझे अभी दिखी, तो मैं इसको वापस से चेक करूंगा। बट आप लोग मीनवाइल जब तक आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, कोई और बताना चाह रहा है डेफिनेटली कि ये वाला ग्राफ होगा कि जो मैंने पहले बनाया था वैसा है? सर इक्वेशन 2 में a/2√2 डालेंगे तो वो समझ आएगा, यस, है ना। इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू a/2√2 पुट कर दो, तो x की वैल्यू पुट करने से ये वाली इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है कि ये ज्यादा है वो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ब्लैक वाला ग्राफ विल बी बिलो द ब्लू ग्राफ और अबव द ब्लू ग्राफ, तो उससे इंटरसेक्शन इधर आएगा कि इधर आएगा ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलो, सो इज दिस ओके, एवरीथिंग क्लियर? बताइए बच्चे, सब बच्चे, इज एवरीथिंग क्लियर? थोड़ा सा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया था, समझ में आ रहा है सबको? यस, बच्चे बोल रहे हैं यस, ओके, वेरी गुड, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। तो हमने देखा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट 4 आ रहे हैं, तो ये बहुत एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। इसमें इक्विलिब्रियम की पोजीशन बच्चे जनरली एक ही समझते हैं, और 4 इक्विलिब्रियम सिचुएशन है यहाँ पर, तो हमेशा गलती होती है यहाँ पर। तो इसको एक स्टार लगा के नोट करना कॉपी में कि इसको याद रखना सिचुएशन को, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, और मैंने आपको बोला था हम कुछ और सिचुएशंस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे। बिफोर दैट कुछ छोटी चीजें बची है वो मैं बता देता हूँ, फिर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ के स्पेस में यूज कर लेता हूँ। सबसे पहले अपन समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा मतलब क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से? अगर किसी स्पेस में इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है कि वहां पे हर लोकेशन, हर पोजीशन पे बिल्कुल एक जैसा यूनिट चार्ज पे फोर्स लग रहा है, हर लोकेशन पे फोर्स की डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है,
तो ऐसे स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई वेक्टर इज कांस्टेंट, ई वेक्टर इज कांस्टेंट। अब ई वेक्टर कांस्टेंट बोला है मतलब डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर कांस्टेंट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। कैसे बन सकती है ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिस्टेंस के साथ बदलती है। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। अगर मैं एक लार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं, यूनिफॉर्मली चार्ज मेरे पास प्लेट हो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आ जाती है। अगर मेरे पास, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है इसका, मेरे पास अगर एक लार्ज प्लेट हो जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज कराए, एक जैसी चार्ज प्लेट है, हर तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो इस तरह की प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। इसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली सेम मिलती है, किसी भी पॉइंट पे देखो। तो ई वेक्टर को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेस में, हर पोजीशन पे बिल्कुल ई वेक्टर एक जैसा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ाई नहीं है, पर रिप्रेजेंटेशन तो सुन लीजिए, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ लेंगे अच्छे से। हम ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल है। हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल है। दीज आर पैरेलल लाइंस व्हिच आर इक्विडिस्टेंट, और इन पे एरो लगा दिया। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी स्पेस में अगर आप ऐसा देखेंगे लाइंस बनी हुई है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइंस के बीच की गैप चेंज नहीं होना चाहिए, एंड एरो सबका देखो एक ही डायरेक्शन में, एंड दीज आर पैरेलल लाइंस। तो जब भी ऐसा सिचुएशन, ऐसा कुछ दिखाया है, तो ये रिप्रेजेंट कर सकता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। चलो, सो व्हाट डू वी मीन बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? इज दिस क्लियर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर? हर जगह मैग्नीट्यूड एक जैसा, डायरेक्शन भी सेम। कैसे बनती है? प्लेट की बनती है। प्लेट जब इनफाइनाइट साइज की होगी, इनफाइनाइट साइज की होगी, तब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। जब प्लेट का साइज बहुत बड़ा है, मतलब कि जैसे किसी रूम की दीवार पूरी एक चार्ज प्लेट है, और दीवार के आसपास ही देख रहे हो, वो दूर नहीं जा रहे हो, दीवार के आसपास देखेंगे तो दीवार बहुत बड़ी दिखेगी, तो दीवार के आसपास हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिख सकती है। चलो, ओके। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसमें किसी भी चार्ज पे जो फोर्स होगा, इट विल बी कांस्टेंट, because force on a charge when it is in electric field is given by QE, and if E is constant, the force is going to constant. तो force constant हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो F vector is constant in uniform electric field. चार्ज पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा, अब कांस्टेंट फोर्स है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा। एक्सेलरेशन अगर हम निकाले चार्ज का, वो हो जाएगा फोर्स बाय मास, इट विल बी कांस्टेंट, प्रोवाइडेड और कोई फोर्स वेरिएबल ना लग रहा हो। कोई और वेरिएबल फोर्स लगेगा तो ऑफकोर्स एक्सेलरेशन बदल जाएगा। मान लो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फोर्स है, तब तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। सो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल्स मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल्स मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर? इज दिस पॉइंट क्लियर? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल्स मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलो, बच्चे बोलते क्लियर है? ओके। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, तो उसका मोशन कैसे होना चाहिए? नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, तो केस वन, पार्टिकल को रिलीज कर दिया। एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज क्यू मास है, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जस्ट रख दिया मैंने ले जाके, है ना, उसको बस छोड़ दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ये मैंने एरो दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो एनी गेस कैसा मोशन होगा? एनी गेस कैसा मोशन होगा? पार्टिकल जस्ट रिलीज करा था मैंने, बताइए जल्दी से क्या होगा मोशन इसका, कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, बिल्कुल सही, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। तो आपको मैं पूछूं कि इसकी किसी टाइम बाद वेलोसिटी बताओ, पोजीशन बताओ, तो सब बता सकते हो क्या मुझे आप? यस,
है ना, मोशन विल बी इन स्ट्रेट लाइन पाथ, पार्टिकल बिल्कुल सीधा सीधा चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर है उधर ही से फोर्स लगेगा, प्रोवाइडेड चार्ज इज पॉजिटिव, इफ q इज पॉजिटिव फोर्स विल बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और q नेगेटिव होगा तो अपोजिट लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा q by m into e, दिस विल बी कांस्टेंट। ये q by m शायद आपने सुना है, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, q by m को इलेक्ट्रो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्पेसिफिक चार्ज, तो स्पेसिफिक चार्ज इनटू e, इतना इसका एक्सेलरेशन हो जाता है, स्पेसिफिक चार्ज इनटू e, यस। और एक तरह से जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन हो जाएगी, है ना, तो आप जो भी मोशन के बारे में पूछा जाए बता सकते, थोड़ी देर बाद स्पीड पूछी जाए तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा देना, u जीरो है ना, u अगर वेलोसिटी दे भी दी इनिशियली और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दी तब भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। सेकंड सिचुएशन, u वेक्टर, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इज पैरेलल टू a वेक्टर और e वेक्टर, चार्ज पार्टिकल को ऐसे छोड़ा अपन ने, उसको वेलोसिटी देके छोड़ा, पर वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग दे दी लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ है। अब कैसा मोशन होगा, अभी भी स्ट्रेट लाइन में होगा क्या, अभी भी स्ट्रेट लाइन में होगा क्या, यस अभी भी स्ट्रेट लाइन में होगा, इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है तो एक्सेलरेशन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही होने वाला है। इसको भी आप कुछ भी पूछा जाए कर सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो, थोड़ी देर बाद कुछ भी पूछा जाए कर सकते हो, ठीक है। चलो थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब अपन वेलोसिटी एंगल पे दे दे, थर्ड वेलोसिटी एंगल पे दे दे, मान लो चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी ऐसे एंगल पे दी हुई है, u इधर की तरफ दिया, और मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड थी, लेट अज्यूम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड थी, अब मोशन कैसा होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सब बच्चे सही बता रहे हैं, ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा दिखेगा आपको पाथ, दिस विल बी द पाथ ऑफ पार्टिकल, ये पाथ होगा उसका, दिस शुड बी द पाथ ऑफ पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल पाथ, है ना। तो मुझे बता सकते हो यहाँ पे पार्टिकल मैक्सिमम कितनी हाइट पे जाएगा, ये हाइट बता सकते हो क्या मुझको, वेरी गुड गोपाल, बिल्कुल सही है ना, ये हाइट का फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखो बिलो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता था ना, g को क्या लिखूंगा q बाय m, बस हो गया, ठीक है। और भी कुछ पूछा जाए तो कर सकते हो यार इसके अंदर, तो ये सब आता है आपको। अब और क्या कर सकते हैं भाई, ग्रेविटी भी लगा दे, कोई ग्रेविटी भी लगा दे, मान लो ग्रेविटी भी थी नीचे की तरफ, अब क्या हो जाता, तो दो दो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाते, तब नेट एक्सेलरेशन ए इफेक्टिव नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जो आता पार्टिकल का वो आता g प्लस क्यू बाय, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगाते तो g माइनस क्यू बाय ले लेते, है ना, जो भी एक्सेलरेशन वर्टिकल में इफेक्टिव है वो यहाँ लगा देना, वर्टिकल में जो भी इफेक्टिव एक्सेलरेशन है वो यहाँ लिख देना, तो हाइट पर निकल जाएगी, और भी जो चीजें पूछी जाए वो कर सकते हो, क्लियर, आ रही बात समझ में, यस ओके। थोड़ा सा और घुमाना क्वेश्चन को उनको, तो वो क्या कर सकते हैं, ग्रेविटी तो नीचे की तरफ दे देंगे, एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल दे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे देंगे, तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा तब भी, तब एक्सेलरेशन जो इफेक्टिव डायरेक्शन में होगा वो एक्सिस हो जाएगा पैराबोलिक पाथ का। आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई पार्टिकल को चार्ज है उस पे, उसका मास भी है, उसको वेलोसिटी ऐसे प्रोवाइड करी, और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है। अब इसकी वजह से पार्टिकल के दो दो एक्सेलरेशन होंगे, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन विल बी qe by m एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन विल बी g इन माइनस डायरेक्शन, तो माइनस g लिख दो, अगर y ऊपर मानना तो माइनस g लिख दो, और इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के आप सब कुछ करा जा सकता है। जैसे आपको पूछ लिया कि पार्टिकल मैक्सिमम कितने हाइट पे जाएगा, वो टाइम निकालो जब मैक्सिमम हाइट पे होगा, तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा तो यहाँ मैक्सिमम हाइट की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर y वेलोसिटी 0 हो जाती है ना, तो अपन यहाँ का टाइम निकालने के लिए एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, बस ये कंडीशन यूज कर लो तो काम हो जाएगा आपका,
वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी होगी किसी टाइम पर, वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी विच विल बी u sin थीटा दिस एंगल थीटा माइनस gt। तो टाइम आ गया, और वो टाइम पर फिर तुमको हाइट चाहिए तो हाइट निकाल सकते हो इक्वेशन में रख के, और उतने टाइम तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया, वो सब कर सकते हो आप। ठीक है, रेंज पूछ लिया आपसे, रेंज हो जाएगा यूएस इंटू टी प्लस हाफ एच टी स्क्वायर, और टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट डाल देना इसके अंदर। तो जो भी चीजें पूछी जाए बेसिक्स अगर आता हो तो ये सब चीज की जा सकती है। बोलो क्लियर हो रहा है बात ये? बात है सब समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम हैंडल कर सकते हो अपने बिगिनर बॉक्स में, मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन, मैं भी एक आधा भी दूंगा आपको। एक सिचुएशन और होती है पेंडुलम की टाइम पीरियड की। पेंडुलम को अगर हम टिल्ट करके छोड़े तो वो एसएचएम करता है। उसके एसएचएम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। नॉर्मल, अपना नॉर्मल एसएचएम जो होता है पेंडुलम का, उसका टाइम पीरियड आता है। पर मान लो इस पार्टिकल पे चार्ज था और किसी ने वर्टिकली डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्विच ऑन कर दी, तो अब क्या होगा टाइम पीरियड, ऐसा पूछ लेते हैं आपसे। तो ऐसे सिचुएशंस में आपने कुछ पढ़ा है 11th में, जब वर्टिकल एक्सेलरेशन कुछ एक्स्ट्रा आ जाए, वर्टिकल कुछ फोर्स एक्स्ट्रा आ जाए, तो क्या करा जाता है, कुछ पढ़ा है ऐसा? जी इफेक्टिव लगा देना, बिल्कुल सही बच्चे मुझे बता रहे हैं, जी इफेक्टिव लगा देना, बिल्कुल सही, है ना। ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हमेशा, जो भी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है पहले तो वो ढूंढो कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ होगी। जैसे फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, तो वर्टिकल ही इक्विलिब्रियम होगा इसका। इक्विलिब्रियम पे देखो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे रस्सी का टेंशन ऊपर लगेगा, पेंडुलम पे एक तो नीचे उसका वेट लगेगा mg, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो नीचे ही QE फोर्स भी लगेगा। अब जो भी इक्विलिब्रियम पे टेंशन की वैल्यू आएगी ना, टेंशन यहाँ आएगा QE प्लस mg, वो बाय m कर दो तो जी इफेक्टिव आ जाता है। जी इफेक्टिव निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, टेंशन इन इक्विलिब्रियम, ये टेंशन निकालने के लिए स्पीड जीरो रखना है पार्टिकल की, यहाँ जीरो स्पीड होना चाहिए, तो जो भी टेंशन इक्विलिब्रियम में है वो निकालो अपॉन मास कर दो, तो जी इफेक्टिव आ जाता है। और फिर वो जी इफेक्टिव यहाँ डाल दो तो टाइम पीरियड आ जाता है। ये टाइम पीरियड है इसलिए मैं इसको टी पी लिख देता हूँ, और वो टेंशन का टी अलग चीज। चलो, तो शायद ये पढ़ा होगा आपने, पेंडुलम का टाइम पीरियड भी बदल जाता है अगर उस पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो। आपने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे कि पेंडुलम को एक वेगन में रख दिया, वेगन एक्सेलरेट हो रही है तो वो स्प्रिंग ऐसे टिल्ट हो जाएगी, फिर उसके एसएचएम का टाइम पीरियड निकाला होगा, तो वैसी सिचुएशन यहाँ पर भी दे सकते हैं आपको। यस, लिफ्ट वाले केसेस, बिल्कुल सही, है ना। तो ये मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने अलग अलग केसेस देखे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के सिचुएशंस आपको इंक्लूड करा के क्लास 11 की जो क्वेश्चन से घुमा फिरा के दे सकते हैं, है ना। तो ये आप देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, इस पे बेस में क्वेश्चन देने वाला हूँ आपको। हाँ, बुरा एक और चीज आ सकती है सर्कुलर मोशन, इनफैक्ट पूरे ही 11 की सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, रोटेशनल मोशन भी इन्वॉल्व कर सकते हैं अपन, तो पूरे 11 की सारी चीजें यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना। तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो, अगर ये नोट है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पहले करते हैं अपन। ओके, एक स्ट्रिंग है एल लेंथ की, उससे चार्ज क्यू मास एम का एक बॉब हमने हैंग करा हुआ है, वर्टिकली ग्रेविटी नीचे की तरफ है जी, ठीक है। सडनली सडनली अचानक से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, सडनली अचानक से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी विच इज यूनिफॉर्म, विच इज यूनिफॉर्म, तो ये मैंने मेंशन कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। नाउ सडनली अगर ये स्विच ऑन करी तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगल of string with vertical direction which will string can make। एकदम से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करी
तो क्या होगा कि ये बॉब डिफ्लेक्ट होगा, तो डिफ्लेक्ट होगा तो स्ट्रिंग का वर्टिकल से मैक्सिमम एंगल क्या बन सकता है, करो। स्ट्रिंग का वर्टिकल से मैक्सिमम एंगल क्या बन सकता है, करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन सडनली, करिए ट्राई, बाकी चीजें हटा रहा हूं मैं। अरे गलत है, असीम गलत है। क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से सुन लीजिएगा आप सब बच्चे। मैंने पूछा थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, और मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली स्विच ऑन करिए। मुझे सबके आंसर गलत दिख रहे हैं, सब सबसे सुन नहीं रहे लगता अच्छे से। यार सडनली स्विच ऑन करेंगे तो थीटा मैक्स बढ़ जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो देखो अचानक से स्विच ऑन करिए, तो उसको जैसे स्विच ऑन करेंगे वैसे यहाँ पर फोर्स लगने लगेगा क्यूई का, है ना। अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन जब आएगी, कई बच्चे मुझे इक्विलिब्रियम वाला आंसर दे रहे, इक्विलिब्रियम सिचुएशन बच्चे मुझे बता रहे कि यहाँ पे क्यूई और एमजी को बैलेंस करने वाली सिचुएशन जो थी, वो वाला एंगल मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चों यहां से वहां तक आते आते इस बॉल ने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, तो वेलोसिटी की वजह से और ऊपर जाएगी, वेलोसिटी की वजह से ये और ऊपर जाएगी, वो यहाँ रुकेगी नहीं, वो और ऊपर जाएगी। जब वो रुकेगी तब एंगल मैक्सिमम होगा। इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन बॉल ने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी, दैट्स व्हाई थोड़ा और ऊपर जाएगी। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में एंगल मैक्सिमम नहीं होगा, एंगल मैक्सिमम के लिए यहाँ पर फाइनल स्पीड बॉल की 0 होगी। यस, अब आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करना पड़ेगा इसको। चलो, तो क्या करेंगे हम, जब एंगल मैक्सिमम होगा तो बॉल की वेलोसिटी यहाँ 0, इनिशियल भी 0 थी, और ये एंगल मैक्सिमम थीटा मान लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉल का इस सिचुएशन तक, एल का साइन थीटा, एल साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट विल बी एल साइन थीटा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये वाली जो लेंथ हो जाएगी एल माइनस एल कॉस थीटा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लगा QE इनटू एल sin थीटा। वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे की तरफ है, बॉल ऊपर जा रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी नेगेटिव माइनस mg इनटू एल इनटू 1 माइनस cos थीटा। ये दो फोर्सेस mg और इसका वर्क आ गया। टेंशन का तो वर्क होगा नहीं, बिकॉज़ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर उसका वर्क होगा नहीं। तो बस ये दो ही फोर्सेस का वर्क डन, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और दोनों ही 0 है, तो 0 0 है तो बस। तो यहाँ से सॉल्व करो, दिस इक्वेशन इज गिविंग मी QE by mg should equal to QE by mg is 1 minus cos theta अपॉन sin theta। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसको। क्या करें अपन, एक काम करते हैं, 1 minus cos theta upon sin theta, 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, और sin theta is 2 sin theta cos theta by 2, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2, ऐसा लिख सकता हूँ, और sin theta को लिख सकता हूँ 2 sin theta by 2 cos theta by 2। 1 sin theta is getting cancelled, 2 is getting cancelled, so I am getting here tan theta by 2, this is giving me tan theta by 2। तो tan थीटा बाय 2 मिल गया, तो थीटा आ जाएगा 2 tan इनवर्स QE by mg, ये आ रहा है आंसर। बोलो, समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड, है ना। तो एक्चुअली यस, कई बच्चों ने आंसर सेम दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, कुछ बच्चों का आंसर देखा था, कुछ बच्चों ने गलत दिया था, है ना। तो समझो कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन का एंगल जो आ रहा था वो उसका डबल आ रहा है, ध्यान से देखो, ये डबल है, जो इक्विलिब्रियम का एंगल है उससे डबल है, ठीक है। यस, ओके, देख लीजिए अच्छे से।
कैसे करा अपन ने समझ लीजिए। ये मैंने वर्क पावर एनर्जी यूज करा लिया क्वेश्चन में, तो पूरा की पूरा काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन सब कुछ मिलाकर यहाँ दिया जा सकता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन। एक ब्लॉक है, मास m, चार्ज q, यहाँ पर दीवार है और दीवार और ब्लॉक का इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी 1 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 है ब्लॉक और दीवार के बीच का। ठीक है, अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करी और ब्लॉक L डिस्टेंस पर था, t0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करी, एट t0 इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करी। तो पहली चीज तो आपको बताना है कि ब्लॉक का मोशन किस तरह का दिखेगा हमें, और उसके मोशन अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या है। पहले तो आपको बताना है मोशन कैसा है, और अगर मोशन पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या है। एससीवी का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया। तो मोशन किस तरह का होगा ये बताना है, और अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या है। t0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से स्विच ऑन करेगी, करिए। क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। चलो सर वो गलत है आंसर। सर्वेश ठीक है, चेक करते हैं, चेक करते हैं अपन। मोशन का टाइप भी आपको बताना है पहले, आप मोशन का टाइप भी लिखिए आंसर के साथ, है ना। मोशन का टाइप भी बताइए। मैक्सिमम बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सही दिख रहे हैं मुझे आंसर, तो चेक करते हैं अपन। और गगनदीप आंसर इज रॉन्ग, जो पहली चीज लिखी वो रॉन्ग है। ठीक है, बुरहाउद्दीन सही है। वंश ठीक, देखते हैं। सर्वेश गलत बोला आपने। एक्चुअली दिस मोशन, कई बच्चे मुझे ऐसा रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चों का रिप्लाई आया कि एसएचएम है। एसएचएम नहीं है। एसएचएम होने के लिए डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन होना चाहिए विद नेगेटिव साइन। यहाँ ऐसा नहीं होगा, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग पोजीशन इस ब्लॉक की यहाँ पर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म है तो ये तो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है ये तो एसएचएम नहीं बोल सकते, एसएचएम गलत है बोलना। बट पीरियोडिक होगा, मोशन विल बी पीरियोडिक। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ब्लॉक उधर पहले एक्सीलरेट होगा, वो यहाँ टकराएगा, जिस स्पीड से टकराएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 1 होने से उसी स्पीड से वापस आ जाएगा। अगर थोड़ी सी देर बाद ब्लॉक को देखते हैं आप, और थोड़ी सी देर बाद ब्लॉक को देखते हैं, अलग अलग सिचुएशन में देखेंगे, तो क्या होगा, ब्लॉक यहाँ पे पहले एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेशन हो जाएगा QE बाय m। एक्सीलरेशन की वजह से इधर गया इधर गया इधर गया, और यहाँ जब टकराने वाला होगा उस समय तक उसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली होगी। जो वेलोसिटी गेन करेगा बिल्कुल उसी वेलोसिटी से वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन E इक्वल टू 1 दिया है ना। सेम स्पीड से वापस आएगा। अब सेम स्पीड से वापस आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी उधर ही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे मोशन में एक ही डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एक्सेलरेशन अभी भी उधर ही आएगा। तो जिस एक्सेलरेशन ने यहां से यहां तक जो स्पीड दी होगी, वही एक्सेलरेशन अब वेलोसिटी के उल्टा है, तो इस उल्टे मोशन में वही वेलोसिटी ठीक जीरो हो जाएगी, एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे ब्लॉक जब पहुंचेगा तब। यहाँ पर फिर से वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, v डैश हियर विल बी जीरो। यहां से यहाँ का मोशन जो होगा, जो वेलोसिटी यहाँ अचीव हुई थी वही वेलोसिटी यहाँ जीरो हो जाएगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज सेम। बोलो समझ में आ रही बात ये, सेम एक्सेलरेशन वजह से ये होगा। तो मोशन होगा इस तरह से, कुछ यहां से यहां तक एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बाद फिर यहां से डी एक्सेलरेटेड मोशन, और एग्जैक्टली सेम टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ वापस आने में, बिकॉज सेम एक्सेलरेशन है सेम स्पीड है। तो वो जो टाइम होगा यहाँ से यहाँ जाने का वो निकाल सकते हो, टाइम हो जाएगा
2L by acceleration which is QE by m, है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट s करना है कवर विद एक्सेलरेशन a तो टाइम होता है √2h by a व्हेन इनिशियल स्पीड इज 0। कैसे लाया मैं, L इक्वल टू होगा हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, इसको अरेंज करो, आ जाएगा। ये तो फटाफट लिखते आना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम आ गया और यहाँ से यहाँ वापस आने का टाइम भी वही है, तो बस इसका डबल कर दो तो टाइम पीरियड आएगा, डबल ऑफ दिस। ठीक है, ये वापस इनिशियल सिचुएशन आ गई, तो उसके बाद फिर से चीजें रिपीट हो जाएगी। तो मोशन विल बी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड but this cannot be called SHM, it is periodic and the time period of motion is this. yes Shwartan, this is like motion under gravity में collision जैसा कुछ हो गया, बॉल ऊपर से गिरा दी, वो जमीन से टकरा रही है और इलास्टिक कोलिजन से उसी स्पीड से वापस आ जाए, तो जैसे उस बॉल का मोशन चलते रहेगा वैसे ही ब्लॉक का मोशन चलते रहेगा। बिल्कुल सही। चलो, इज दिस क्लियर, अच्छे से समझ में आया सर? हाँ बोलिए। सर मैंने इसमें ऐसा करा था कि जो डिस्टेंस है जो आपने इधर L ली है वो सर मैंने 2L मान ली थी, और सर वो अप्लाई करके फिर इक्वेशन में वैल्यू डाली, तो सर मेरे आंसर में सर अंडर √2 नहीं आ रहा है। नहीं, कुछ गलत करा आपने, 2L मान क्यों ली पहले, तुमको समझ नहीं आया। जो L है वो 2L मानी, तो बस यहाँ ये 2L हो जाएगा और क्या। और यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम होगा वो तो ये लिखेंगे ना, L इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर से, तो यही आएगा ना टाइम। तो सर डायरेक्ट इसी पोजीशन से इसी पोजीशन को फाइनल पोजीशन नहीं मान सकते, मतलब किसको, जो अपनी ओरिजिनल है। ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी ना, ये इनिशियल थी और ये फाइनल हो जाएगी एक टाइम पीरियड के बाद। ओके सर। एक टाइम पीरियड में मोशन पूरा यहाँ से वहां जाना, वहां से वापस आना, सेम सिचुएशन पे आ गया ब्लॉक, तो ये एक टाइम पीरियड का मोशन पूरा हो गया। चलो ठीक है सर। और कुछ लिखा हुआ है बच्चों ने, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट थोड़ी ही है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है इफ आई इग्नोर द कोलिजन, कोलिजन इग्नोर करूंगा तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, अगर कोलिजन इग्नोर करे तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। सही बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, क्यों सो हम। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन। एक बॉब है जिसका मास एम चार्ज क्यू था, वो एक Ln की रस्सी से बांधा और यहाँ पे उसको मैंने स्पीड प्रोवाइड करी √2g_L, तो बताओ क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा, क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर लेगा। नो, बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, नो, वेरी गुड, नहीं कर पाएगा, वेरी गुड। चलो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो पूरा नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है ना। इज इट पॉसिबल कि मैं इसी के साथ एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दूं एट t इक्वल टू 0, t0 पर ही मैंने यहाँ पे स्पीड दी और t0 पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन भी करी, दोनों चीज एक साथ कर दी मैंने। क्या अब पॉसिबल है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो जाए, क्या अब पॉसिबल है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो जाए, और अगर आंसर यस है तो बताओ मिनिमम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करना पड़ेगी। इफ योर आंसर इज यस then tell me what is the minimum electric field required, what is the minimum electric field required। if you are saying नहीं, सोहम जैसे बोल रहा है नहीं, तो सोहम एक्सप्लेन करो क्यों। जो बच्चे बोल रहे नहीं हो पाएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन अब भी नहीं हो पाएगा, वो एक्सप्लेन करे क्यों नहीं हो पाएगा, और अगर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी होनी चाहिए। हाँ सर उसका वर्क डन अभी भी 0 ही होगा ना। किसका सर, वो मतलब उसने कुछ फोर्स लगाया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। हाँ उसने सेमी सर्कल कंप्लीट किया, तो फिर उसका वर्क डन 0 ही होगा अभी। बिल्कुल सही, सेमी सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो 0 होगा, बिल्कुल सही। हाँ तो फिर अभी भी नहीं हो सकता ना सर्कुलर मोशन, क्यों हाँ थोड़ा सही जा रहे हो, क्यों सही जा रहे हो, क्यों बोलो बोलो बोलो। सर जितना वो फोर्स देगा उसको उतना वो रिपेल भी करेगा उसको।
वो ऊपर जाने के बाद, मतलब वो हाँ लेफ्ट में भी आएगा, मतलब वो सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसने एक क्वाड्रेंट फिनिश किया, फिर वो अगले वाले क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो फिर से पीछे आएगा ना, तो हाँ, फिर वो उसको रिपेल नहीं, कर थोड़ा थोड़ा सही एक्सीलरेशन जा रहे, थोड़ा सही जा हो रहे जाएगा। थे, थोड़ा सा अटक गए। देखो सही पकड़ रहे थे आप चीजों को। यहाँ से जब बॉल का पूरा सेमी सर्कुलर मोशन होगा तो यहाँ आ जाएगी बॉल। इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन विल बी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन जीरो हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। लेकिन ग्रेविटी का तो वर्क डन है, और ग्रेविटी का वर्क डन देखो √2gl की स्पीड थी इनिशियली, उसकी ग्रेविटी का वर्क डन नीचे की तरफ होगा, ये डिस्टेंस 2l हो जाएगी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी -mg/2l। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इतना आया, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इट वाज हाफ mv², v² हो जाएगा 2gl, तो ये था mgl। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से भी ज्यादा नेगेटिव वर्क डन हो गया ग्रेविटी का, तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। समझे? हाँ, कई बच्चों ने मुझे सही रिप्लाई करा है, वेरी गुड, है ना। मैंने यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करी थी वो ओनली mgl थी, और जब ये बॉल सबसे ऊपर चली गई तो ग्रेविटी ने वर्क डन करा होगा -mg2l का, है ना, बिकॉज दिस इज एल, ग्रेविटी नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो -2mgl का वर्क डन हो गया बाय ग्रेविटी, एंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इवन लार्जर देन दिस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो जैसा सिचुएशन आ रही, विच इज नॉट पॉसिबल, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो वर्क डन कर रही थी, तो यहाँ बॉल आ ही नहीं सकती। उससे पहले ही कहीं पर जहां स्पीड जीरो हो गई होगी वहीं से मोशन अलग हो जाएगा, तो बॉल तो यहाँ पहुंच ही नहीं सकती है, ये सिचुएशन अचीव ही नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ फाइनल काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आ रही है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन अब भी पूरा हो जाए, चाहे कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दो। क्लियर? समझ में आया? यस सोहम, चलो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, है ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इवन विद इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा हो जाए, बिल्कुल सही। चलो, तो ये अपन ने कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देखे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म स्विच ऑन कर दी थी मैंने। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करते हैं यार, और ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, है ना, पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव भी कर लेते हैं, काफी सिचुएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी डिराइव करना, तो ये हटा रहा हूं मैं। हमने अभी तक केवल पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करी है, ठीक है। और मेरे से कुशाग्र का क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंगल कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम एंगल निकालने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं कि वो मैक्सिमम एंगल आने से पहले स्प्रिंग का टेंशन जीरो हो रहा है ना, वो सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। स्प्रिंग का टेंशन जीरो हो जाएगा और सर्कुलर मोशन छोड़ के प्रोजेक्टाइल मोशन चालू हो जाएगा, वैसी सिचुएशन आ जाएगी यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते फिर अपन। नाउ हमने पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अब और केसेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। So let us start with uniformly charged rod. Uniformly charged rod. Let us start with uniformly charged rod. इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ऑलरेडी, हम जानते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। एक रॉड पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसका चार्ज Q, मास M, लेंथ L थी। इससे कुछ डिस्टेंस पे, मान लो a डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा था, तो इससे फोर्स निकलवाया था मैंने, याद करो। इस पे जो फोर्स आता था, the force of repulsion between rod and the charge was KQQ by A into A plus N. Am I right? Yes. तो बस ये फोर्स बाय चार्ज कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। So at this location, the electric field should be forced by the charge present at this point. So that should be KQ upon A time A plus N. So you know what is the electric field of a charged rod along the length of rod. तो रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी अपन ने along the rod. तो केस वन हो गया along the rod. रॉड के along उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बता दी कितनी होगी। चलो सेकंड, फिर एक और चीज हमने निकाली थी, याद करो, ये सिचुएशन हमने निकाली थी, दिस एंगल वर अल्फा एंड बीटा, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड थी, चार्ज Q, लेंथ L, तो उसका मास पर यूनिट
चार्ज पर यूनिट लेंथ लिखा था qy, लेंथ वाज l। याद है यहाँ पर अपन ने फोर्स निकाला था एक पॉइंट चार्ज रखकर, थोड़ा सा इंटीग्रेशन बड़ा सा बना था, तो बस वो जो फोर्स आया था ना उसको मैं यूज करके उसमें से यहाँ का चार्ज गायब करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ। तो मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना कॉपी में। ये आती है k लैम्डा बाय r sin अल्फा plus sin beta in the perpendicular direction of rod, and there is one electric field along the rod also। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दो कंपोनेंट होते हैं, वन कंपोनेंट इज k lambda by r cos alpha minus cos beta which is parallel to rod। चेक कर लो यही आएगा कि नहीं, चेक कर लीजिए अच्छे से। ये मैंने डिराइव कराया था तो इसलिए मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ बस, है ना, वापस से डिराइव नहीं करते रहेंगे। सही है क्या, समझ में आ रहा है ये? चलो बच्चे मुझे बोल रहे हैं सही है, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ अब आप लोग मुझे एक चीज बताना कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट जो भी आएगा उसका यहां से एंगल क्या होगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में आ जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कुछ आएगी, ठीक है, नेट। उसका ये वाला एंगल निकालना, लेट्स से दैट एंगल इज फाई, वो एंगल निकालना। अगर आप निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा, मैं क्या फाइनल लिखने वाला है वो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, आपको समझ में क्या आएगा वो बताता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज इस पॉइंट पे अपन निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो लाइन होती है ना इनको एक्सटेंड करो और इनके एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, इफ दिस एंगल वाज अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है अल्फा प्लस बीटा बाय 2 एंगल पे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी आपको, है ना, मैं आपको थोड़ा छोड़ रहा हूँ कंसीडरिंग कि यार आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी नेट में, उसका यहाँ से एंगल निकालना फाई, which is easy to calculate because tan phi is going to be this by this, तो tan phi तो आसान हो जाएगा निकालना। tan phi is going to be this by this, तो वो हो जाएगा cos alpha minus cos beta अपॉन sin alpha plus sin beta। और यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, कुछ या sin a प्लस b, sin a प्लस sin b, cos a माइनस cos b, ऐसे फॉर्मूला लगा लो तो छोटा कुछ एंगल मिल जाएगा आपको, और जो भी वो एंगल मिलेगा फिर उसका इस लाइन से एंगल ढूंढ लेना। देखो ये एंगल अल्फा था, वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो इसमें अल्फा जोड़ के देखना कि यहाँ से एंगल क्या आ रहा है। ये एंगल आएगा इतना, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। आप अल्फा प्लस फाई निकालोगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा बाय 2, चेक करिएगा, ठीक है। चलो देख लो अभी, भले ही अभी चेक कर लीजिए। यूज करिए यहाँ पे cos c माइनस cos b का फॉर्मूला, या sin a प्लस sin b, जो भी फॉर्मूले होते हैं आपको पढ़े हुए, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, तो वो फॉर्मूले से निकालो कि एंगल क्या आएगा। ये आ रहा है बीटा माइनस अल्फा बाय 2, यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है बीटा माइनस अल्फा बाय 2 ना, फाई इक्वल टू दिस विल बिकम tan बीटा माइनस अल्फा बाय 2, तो फाई आ जाएगा, और उसमें अल्फा जोड़ के देखो तो ये एंगल आएगा। तो एग्जैक्टली प्रॉपर्टी ये होती है कि रॉड की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, रॉड की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसी भी पॉइंट पे, वो रॉड के कॉर्नर्स को उस पॉइंट से जोड़ो, तो ये जो दो लाइंस बनेगी ना, इनके एंगल बाइसेक्टर पे आते हैं। ये जो लाइन बनती है रॉड के कॉर्नर से इस पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइंस बनती है, इनके एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर पे रॉड की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। क्या ये चीज समझ में आ रही है अपन को, बताइए। याद रहेगा सबको अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छे से याद रहेगा। बच्चे मुझे याद बोल रहे हैं, वेरी गुड, सोहम बोल रहा है याद कर लिया, बहुत बढ़िया, है ना। तो अपन ने यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड सीख ली।
अभी रॉड के पैरेलल पॉइंट पे भी देख ली और जनरल पॉइंट पे भी देख ली। कोई भी जनरल पॉइंट पे आपको रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और कॉर्नर्स के एंगल चाहिए। ये दो चीजें पता हो तो यूजिंग दिस फॉर्मुलेस आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं जिसमें रॉड के ये फॉर्मूले यूज होंगे, है ना, फिर अपन और चीजों की इलेक्ट्रिसिटी डिराइव करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिनमें फॉर्मूले यूज होंगे। तो मैं उधर ही एक फॉर्म उधर ही लिख देता हूँ क्वेश्चन। I have a infinite long rod. मेरे पास एक infinite long rod. I have a rod which is infinite long. और उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, lambda चार्ज पर यूनिट लेंथ। lambda is charge per unit length. This is infinite long rod. इससे किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बताओ? इससे किसी डिस्टेंस r पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगी ये भी बताओ? इससे किसी डिस्टेंस r पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, किस डायरेक्शन में होगी बताओ? यस रचित, कुशाग्र सोच समझ के दीजिए। ईशान बिल्कुल सही, वेरी गुड गगनदीप। नाउ अल्फा एंड बीटा विल बिकम 90 डिग्री, रॉड इज इनफाइनाइट, तो अल्फा एंड बीटा आर वेरी लार्ज एंगल, अल्फा एंड बीटा आर वेरी लार्ज एंगल, so they are very close to 90, alpha and beta are close to 90, तो दोनों को 90 90 पुट कर दो। 90 90 पुट करोगे तो cos 90 ये तो 0 हो जाएगा और sin 90 112 हो जाएगा। so only rod के परपेंडिकुलर फील्ड बचेगी which will be this term is 2, so 2 के lambda by r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली रॉड के परपेंडिकुलर आती है और कितनी आती है, 2 के lambda by r, 2 के lambda by r। you should remember this, इसको याद रखना है आपको। ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 के lambda by r, ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 के lambda by r परपेंडिकुलर टू रॉड। ठीक है, ये सब याद करते चलना है। लेमडा तो चार्ज बाय लेंथ है, लेंथ इन्फिनिटी। यस कुशागर बोल रहा है लेमडा तो चार्ज बाय लेंथ है, लेंथ इज इन्फिनिटी, तो चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा, है ना, चार्ज भी बहुत ज्यादा होगा अगर लेंथ इन्फिनिटी है तो। यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है बस। चलो और सिचुएशन देखते हैं। और सिचुएशन देखते हैं। आई हैव अ रॉड, इसका एक एंड तो इन्फिनिटी पे जा रहा है और दूसरे एंड से परपेंडिकुलर r डिस्टेंस पे मुझे p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। दिस इज सेमी इनफाइनाइट रॉड। चलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताओ? चार्ज यूनिफॉर्म है रॉड पे, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। अगला क्वेश्चन बताते जाइए, मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताना है, करते जाओ। क्वेश्चन नंबर दे रहा हूँ भाई, ये 1, ये 2, ये 3, है ना, ताकि आप आंसर आसानी से दे पाए। तो यहाँ भी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है।
यहाँ भी 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक बताना। तो देते जाइए, 5 क्वेश्चन हुए अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आंसर दिया है बच्चों ने मुझे। वेक्टर से बता सकते हो या 2 कंपोनेंट बता सकते हो रॉड के पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। परपेंडिकुलर मान लो x है, पैरेलल मान लो y है। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता था k लैम्डा बाय r sin अल्फा प्लस sin बीटा। अब एक कॉर्नर तो इंफिनिटी पर है तो वहां का एंगल तो हो जाएगा 90, और दूसरा कॉर्नर तो बिल्कुल इस लाइन के अलोंग ही है, तो इस कॉर्नर का इसी लाइन से एंगल 0 हो जाएगा, मेरा बीटा इज 0। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, वन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू रॉड विल बी k लैम्डा बाय r sin अल्फा प्लस sin बीटा। sin अल्फा 90, बीटा 0, तो 1 आ जाएगा। और दूसरा जो ऊपर की तरफ होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ऊपर की तरफ होती थी वो होती थी k लैम्डा बाय r cos अल्फा माइनस cos बीटा। k लैम्डा बाय r cos अल्फा, अल्फा इज 90, तो cos 90 इज 0 माइनस cos बीटा इज 1। तो दिस इज इन नेगेटिव, इसका मतलब नेट नीचे की तरफ है वो, तो नीचे की तरफ है इसलिए मैं इसे नीचे दिखा देता हूँ। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट में नीचे की तरफ आ जाती है, ये k लैम्डा बाय r, और इन दोनों का बीच का एंगल 45 आएगा एग्जैक्टली। जो देखो इस रॉड का यहाँ एंगल 90 है, उसका बाइसेक्टर है। चलो आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं। अब नीचे वाले कॉर्नर का देखो एंगल दिया है मैंने आपको अल्फा, और ऊपर वाला देखो इंफिनिटी दिखाया है, तो ये जो एंगल होगा इट विल बी टेंडिंग टू 90। नाउ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k लैम्डा बाय r इनटू sin 90 प्लस sin अल्फा, तो ये हो जाएगा sin 90 प्लस sin अल्फा। दूसरा कंपोनेंट जो उधर होता था cos 0 cos 90 0 होने वाला है, तो इसको नीचे लिख दूंगा मैं, नीचे की तरफ लिख देंगे अपन, वो जाएगा k लैम्डा बाय r cos अल्फा। ये आ गया इस सिचुएशन का आंसर। एक एंगल अल्फा, दूसरा 90, पहले cos 90 माइनस cos अल्फा लिखा, ऊपर की तरफ वो नेगेटिव आ रहा है तो नीचे कर। इज दिस क्लियर? डिस्टेंस परपेंडिकुलर r ही ले लेना, ये r है, यहाँ 2l दी है, यहाँ l दी। चलो क्वेश्चन 3 आया। क्वेश्चन 3 क्लियर? करेक्ट, ओके, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन 4 और 5 बचे अभी, बाकी हटा देता हूं मैं। इस सिचुएशन का आंसर बताना है। देखो लैम्डा दिखाया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा ये एल और ये एल दिखाया है, ये 2l दिखाया है, पी पॉइंट दिखाया है, तो अल्फा बीटा एंगल निकालने के लिए कुछ सिचुएशन दे दी मैंने, है ना। दिस लेंथ इज 2l, दिस इज l, तो ये एंगल का आप अब tan निकाल सकते हैं ना। सपोज ये एंगल अल्फा है, तो tan अल्फा विल बी l by 2l, इट इज 1/2। मुझे sin अल्फा और sin cos अल्फा चाहिए होते, तो sin अल्फा हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और cos अल्फा हो जाएगा रूट 5, सॉरी 2 बाय रूट 5। sin अल्फा cos अल्फा आ गया। cos अल्फा की वजह से जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट 0 होने वाला है, केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेगा। तो परपेंडिकुलर ही आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, बस कितनी आएगी, k लैम्डा बाय r इज नाउ 2l, देखो दोनों एंगल के साइन, साइन ऑफ अल्फा साइन अल्फा 2 साइन अल्फा मतलब 2 बाय रूट 5, तो 2 बाय रूट 5 होने की वजह से यहाँ से रूट 5 l बचेगा। ये फाइनल आंसर आएगा k लैम्डा बाय रूट 5। आ रहा है क्या समझ में? सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन बचा है, देखो 5th नंबर, समझो करो। जिसको डाउट है बेहिचक पूछिएगा, जो भी समझ में नहीं आए प्लीज आस्क। यस, 5th में बीटा नेगेटिव ले लेना, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन में अब जो हमारा बीटा एंगल होता था वो रॉड के नीचे की तरफ इधर होना चाहिए था, ये परपेंडिकुलर लाइन के नीचे होना चाहिए था। अब ऊपर है तो उसको नेगेटिव ले लेना, उसको नेगेटिव में पुट कर देना। एक एंगल तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये 2l ये l, तो इफ दिस इज अल्फा तो tan अल्फा विल बी 2, तो sin अल्फा और cos अल्फा सब पता चल जाएगा। नाउ द अदर एंगल व्हिच इज 45 वो होना चाहिए था नीचे, है ना, अपने जिस सिचुएशंस में नीचे की तरफ होता है वो एंगल, पर ये ऊपर दे दिया है, उसको नेगेटिव में डाल देना, काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, एक आएगी ऊपर की तरफ। जो परपेंडिकुलर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा k लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस l इनटू साइन दोनों कॉर्नर के एंगल, एक होगा साइन अल्फा, tan अल्फा 2 है तो साइन अल्फा होगा 2/√5, दूसरा होगा साइन बीटा प्लस के साथ, लेकिन बीटा माइनस में है इसलिए -1/√2, और दूसरा e पैरेलल वो होगा k लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस cos अल्फा विल बी 1/√5 माइनस cos बीटा, बीटा ऑलरेडी नेगेटिव है, cos में नेगेटिव डालने से फर्क पड़ता नहीं है, वो माइनस का माइनस ही रहता है। ये आ गया इसके परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट्स। आ रहा समझ में? चलो सभी बच्चे देख लीजिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए मुझे। बहुत बढ़िया, नो डाउट, वेरी गुड। अभी मैंने एक ही रॉड दी है, क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं, रॉड के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, रॉड के कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, है ना। जैसे बताता हूँ मैं आपको रॉड के कॉम्बिनेशन, जैसे this is an infinite length rod of charge density lambda, this is also an infinite length rod of charge density lambda, I have two infinite rods of charge density lambda, they are in a plane, वो एक ही plane में है, ठीक है। you need to find electric field at the midpoint, इनके एग्जैक्टली बीच वाले पॉइंट पे, और यहाँ ये पॉइंट L रॉड के बीच की डिस्टेंस भी मान लो L है और ये डिस्टेंस भी L है। तो आपको 3 पॉइंट दिखाया मैंने A B C, D इज एग्जैक्टली मिड, और ये तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों ये लाइन ABC रॉड के परपेंडिकुलर है, तो तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या है। यस अंशुल नोट भी कर लीजिएगा, टाइम ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपके लिए। चलो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है मेरे पास, गुड। फिफ्थ वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए ये था, इसमें रॉड ये रखी थी, अब रॉड का एक कॉर्नर का एंगल तो ये अल्फा, इसको अल्फा बोला, द अल्फा एंगल इज हैविंग परपेंडिकुलर टू एल बेस एल, टेन अल्फा 2 हो जाएगा। बीटा देखो 45 होगा, और बीटा को माइनस में डाल देना बस, क्योंकि बीटा एंगल अपन नीचे की तरफ लेते हैं, ये ऊपर की तरफ है तो माइनस में डाल देना। तो फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर जो बीटा एंगल माइनस में डाला उसकी वजह से यहाँ बीच में माइनस जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा में बीटा माइनस है, और कॉस वाले में तो बीच में माइनस होता ही है। क्या समझ में वैभव? फिफ्थ वाला क्लियर है क्या वैभव? कोई और इसमें स्पेसिफिक डाउट हो तो बोल के भी पूछ सकते हो आप। सिक्स आ जाते हैं अपन, 6 में काफी बच्चों के रिप्लाई आ गए मेरे पास, बढ़िया। स्टार्ट करता हूं मैं भी। ए पर ये वाली रॉड जो होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रिपल्शन की इधर, इसकी वजह से भी रिपल्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी, तो दोनों के ऐड कर देंगे। सी पर भी ऐसे ही होगा, दोनों के ऐड हो जाएगी। कितनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी लिख देते हैं, है ना। तो इस रॉड से लेंथ L है, तो एक रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी K लैम्डा बाय L, और दूसरी रॉड से यहाँ डिस्टेंस कितनी होने वाली है, इस रॉड से डिस्टेंस 2L होने वाली है, तो K लैम्डा बाय 2L ऐड कर दो,
तो 3k लैम्डा बाय 2 ये आंसर हो जाएगा नेट। कहां पर मैग्नीट्यूड ये ए और सी पर होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन दिख रहा है अलग है। और बी पर 0 हो जाएगा, बी पे दोनों रॉड रिपल्शन वाली इलेक्ट्रोफिल बनाएंगे तो बी पे 0 हो जाएगा। अरे ठीक है, चलो सी पर देखे, इस रॉड से सी पर इलेक्ट्रोफिल इस डायरेक्शन में होगी, कितनी होगी 2k लैम्डा बाय आर होती थी, अच्छा 2 होता था, सॉरी 2 भी होता था यहाँ, तो 2 भी लगाने की वजह से बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी है ठीक है। तो रॉड की वजह से 2 के इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये डॉटेड ऐसे दिखाई मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग थी, तो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड की एल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाय आर, आर एक रॉड के लिए एल हो जाएगा और दूसरी रॉड के लिए 2l हो जाएगा, और फिर इनको लिख के ऐड कर दिया तो आंसर आ जाएगा, ठीक है यस। और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है तो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड की फील्ड वर्टिकल में आती नहीं है, वो केवल हॉरिजॉन्टल रॉड के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है चलो ओके। और कोई डाउट इसमें? तो ये अच्छे से क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ मैं, देखो ये दो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, दो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड है, आपको ये रॉड का मैंने क्रॉस सेक्शन दिखाया है, एक्चुअली ये रॉड बोर्ड से परपेंडिकुलर रखी हुई है ऐसे, these are like this, so बोर्ड के प्लेन में उनका क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने आपको बता दी है, चलो d ले लीजिए, और आपको इनके मिड पॉइंट से यहाँ एक पॉइंट है P y डिस्टेंस पे, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। The charge density on the rod is uniform, they are equal to lambda, दोनों रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइट लॉन्ग है और दोनों पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। आपको उस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, P पॉइंट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्वेश्चन समझ लीजिए अच्छे से, लिख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन, है ना। देखो एक चीज और ध्यान रखो बच्चों, नोट्स अच्छे से बनाना, और नोट्स में क्वेश्चन ढंग से लिखो प्रॉपर, फिर सॉल्यूशन अलग से लिखो। कई बार क्या करते हैं बच्चे, क्वेश्चन प्रॉपरली लिखते नहीं है, क्वेश्चन में लैंग्वेज सही नहीं लिखते हैं, फिर बाद में रिवीजन करते समय समझ ही नहीं आता उनको कि क्या करा था। इसलिए हमेशा नोट्स अच्छे से बनाओ, ठीक है, ताकि क्वेश्चन क्लियर लिखो, सॉल्यूशन क्लियर लिखो, करो। इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, काम करते इसको ओरिजिन बोल देते हैं, इसको एक्सिस भी बोल देते हैं, तो ये काम है ना, d/2 बोल देते तो काम। ओके माधव, करिए क्वेश्चन ट्राई। ठीक है गगनदीप, चेक करेंगे, सर्वेश ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, की पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, एंड दीज आर टू इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड। एक्चुअली रॉड्स का क्रॉस सेक्शन दिखाया है, रॉड वर्क लाइक दिस, दे आर परपेंडिकुलर टू बोर्ड, वन रॉड इज लाइक दिस, वन रॉड इज लाइक दिस, एंड दिस इज द पॉइंट पी, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो ये 3D में दिखा हुआ अगर मैं डायग्राम क्या होगा, तो कुछ ऐसा डायग्राम दिख सकता है आपको। ये एक रॉड है which is infinite long, there is another rod which is also infinite long, और इनको जोड़ने वाली लाइन से परपेंडिकुलर जाकर यहाँ पे पॉइंट पे यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, और ये रॉड को जोड़ने वाली लाइन। 3D में कुछ ऐसा डायग्राम दिख सकता है आपको।
चलो काफी बच्चों के मेरे पास आंसर आ रहे हैं, तो जल्दी से आप अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं भी करने वाला हूँ इसको। चलो अब पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए हमें। रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है अगर वो इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड हो तो। एक इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे परपेंडिकुलर होती है, तो ड्यू टू दिस रॉड इलेक्ट्रिक फील्ड वो उसके परपेंडिकुलर होगी, ड्यू टू दिस रॉड वो उसके परपेंडिकुलर होगी, एंड दिस परपेंडिकुलर्स विल मेक सम एंगल विद ईच अदर। वो एक दूसरे से कुछ एंगल पे होंगे, एक रॉड की फील्ड ऐसी, एक रॉड की फील्ड ऐसी, वो कुछ एंगल पे है। वो टॉप व्यू में अच्छे से दिखेगा, इस वाले व्यू में अच्छे से दिखेगा आपको। इस रॉड की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में, और इधर वाली रॉड की वजह से होगी इस डायरेक्शन में। नेट ऑफ कोर्स एंगल बाइसेक्टर पे आ जाएगा, दोनों सिमेट्री से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। एक रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी y स्क्वायर प्लस b बाय 2 का स्क्वायर, है ना। उसका रूट हो जाएगा, तो रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4। दिस r डिस्टेंस विल बी बाय ऑफ कोर्स ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा ये, तो आपको जल्दी से आ जाएगा। तो रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, अब बस उसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लो। दिस इज थीटा, वर्टिकल अपोजिट भी थीटा है, e cos थीटा, 2e cos थीटा ऊपर हो जाएगा। वेक्टर एडिशन तो तुम्हारे लिए बाय हाथ तक के लिए होना चाहिए, तो 2e will be 2k lambda by perpendicular distance which is root over y square plus b square by 4 into cos theta। तो cos थीटा निकालना भी फटाफट आना चाहिए आपको, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y अपॉन हाइपोटेन्यूज इज दिस सेम डिस्टेंस, तो यहाँ रूट हटा दो बस, ये आंसर हो गया। आंसर शुड बी 4k लैम्डा y अपॉन y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 4। चाहो तो 4 अरेंज कर लो और 4 ऊपर ले जाओ तो 16k लैम्डा बाय y अपॉन y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। देखो अच्छे से, काफी बच्चों का मुझे सही दिखा, कुछ बच्चों ने 3/2 पावर दे दी है, समझ लीजिए गलती क्या हुई है उनकी, है ना। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 2k लैम्डा बाय r नॉट r स्क्वायर, तो यहाँ पर एक बाय रूट 2 इधर एक r और r स्क्वायर ये बन जाएगा यहाँ पे। देखो अच्छे से, कोई डाउट इसमें, कुछ भी पूछना है? क्लियर, वेरी गुड, बच्चे बोल रहे क्लियर है, बहुत बढ़िया, है ना। तो रॉड के सिचुएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको आ रही है, मतलब और भी सिचुएशन की कर सकते हो तुम अब। तो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो आप। अच्छा, पिछले जितने भी होमवर्क दिए वो अभी तक बताया नहीं किसी ने, है ना। तो होमवर्क जो भी दे रहा हूँ मैं करके लाया करो जल्दी, ठीक है। एक होमवर्क क्वेश्चन, तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखिए डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि क्या है, क्या क्वेश्चन होगा? एनी गेस? एनी गेस क्वेश्चन क्या है? Four rods are making a square of side length A. Four rods are making a square of side length A, and charge per unit length of each rod is lambda. And there is a point on axis of the square at a height of a by root 2 from the center. स्क्वायर के सेंटर से a by root 2 की हाइट पे पॉइंट है P। उस P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बताना, ठीक है। चलो, और सभी रॉड पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा है ना। तो दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, अच्छे से सॉल्व करके इसको आप बताइएगा मुझे। ओके, रॉड वॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड काफी निकाल लिया अपन ने। चलो रॉड को बेंड कर लेते हैं, आर्क बना लेते हैं। अब आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो ये नोट कर लो, बाकी पुराना क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं।
लेट अस फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर। अब हर कई जगह नहीं निकालेंगे, एट इट सेंटर निकालेंगे। आर की इलेक्ट्रिक फील्ड से उसके सेंटर पे निकालेंगे, वो थोड़ा आसान होता है। ठीक है, कोई सर्कल था, रेडियस ऑफ सर्कल लेट से आर थी। इस सर्कल में एक हिस्सा एक मेटल वायर का है, यहाँ पर एक मेटल वायर है, मेटल वायर रॉड जैसा है, आर्क के शेप में रॉड है हमारे पास, लाइक दिस। ठीक है, इस मेटल वायर पे चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। लैम्डा चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मान लो कि इसके सेंटर पे ये जो पूरा आर्क थी वो अल्फा एंगल बना रही थी। कितना एंगल बना रही थी? अल्फा। टोटल एंगल वाज अल्फा। टोटल एंगल वाज अल्फा। द एंगल ऑफ आर्क ऑन द सेंटर ऑफ आर्क इज अल्फा। द एंगल ऑफ आर्क ऑन द सेंटर ऑफ आर्क इज अल्फा। द रेडियस ऑफ आर्क इज आर। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। रेडियस को कहीं और लिख लूंगा मैं। ठीक है, अब मुझे इसके सेंटर पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलो प्रोसीड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करें, कैसे निकालें, बताओ क्या प्रोसेस करते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? कैसे निकाली जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताइए। एनीवन? इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। क्या, किसका इंटीग्रेशन करेंगे सर हमें? इलेक्ट्रिक, हाँ बोलो। सर वो फोर्स निकाल सकते हैं सर, फिर उसके बाद उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे, छोटे चार्ज से जो अपन लेंगे, उसके ठीक बाद है, इंटीग्रेशन। थोड़ा अच्छा रहेगा, एक छोटा सा कोई एलिमेंट ले लेना, रॉड पे कोई छोटा सा चार्ज ले ले। छोटे से पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो कितनी होती है, तो ऐसे सारे पॉइंट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर एडिशन कर देंगे, सुपरपोजिशन रूल लगा लेते हैं अपन। ठीक है, लेट अस टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द आर्क। लेट अस टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द आर्क। आई हैव कंसीडर्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द आर्क। ये छोटा सा पोर्शन लिया मैंने। ये पोर्शन मैंने कहा लिया, तो मान लो कि ये पोर्शन मैंने ऐसी जगह पे लिया जो ये थीटा एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था, है ना। और इस छोटे से सेक्शन का जो एंगल है वो डी थीटा का है। तो थोड़ा सा ये पुरानी चीजें कम कर रहा हूँ ताकि आपको जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बस वही दिखे। ठीक है, तो ये थीटा एंगल है और ये मैंने डी थीटा का सेक्शन लिया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। एक आर डी थीटा लेंथ का छोटा सा सेक्शन लिया, उस सेक्शन में चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इसकी लेंथ है आर डी थीटा। यहाँ जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। इट शुड बी इक्वल टू लैम्डा आर डी थीटा। और इस dq की वजह से अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, बिकॉज दिस dq इज वेरी स्मॉल चार्ज, पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आती है हमको, kq आर स्क्वायर होती है, और ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही तो होगी। सेंटर से आर्क की किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होगी। So due to this small charge, now I can write electric field at this point that should be directed like this and should have a magnitude k dq by r square. ये होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, and this electric field is at some angle theta. ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा पर है। चलो, तो छोटे से चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। अब क्या करूं? क्या इस k dq by r square का इंटीग्रेशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी मुझे? डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दूं? कंपोनेंट्स लेना। कंपोनेंट्स लूंगा, वेरी गुड। क्यों कंपोनेंट क्यों लूं? क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन अलग अलग है, एक मतलब इधर जाएगा तो ये है ना भाई, ये चार्ज में कहीं और जगह लेता, जैसे यहाँ लेता, इस लोकेशन में चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती, इस लोकेशन में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती। तो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन बदल रही है, तो डायरेक्शन बदल रही है, मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर ही जोड़ना चाहिए। तो अपन कंपोनेंट लेके जोड़ लेंगे। एक्स एक्स वाले कंपोनेंट एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड बता देंगे, वाई वाले वाई की बता देंगे, है ना। तो ये मैंने जो एक्स एक्सिस लिया, मान लेता हूँ मैं एक्स एक्सिस एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर्क पे था, और वाई एक्सिस ऐसा ऊपर था। एक्स एक्सिस किधर था? दिस वाज एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर्क। मेरा एक्स एक्सिस आर्क के एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है, और वाई एक्सिस उससे परपेंडिकुलर है। चलो, अब
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डीई थी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे से चार्ज की डीई, उसका एक्स कंपोनेंट वो होगा के डी क्यू को लिख देते हैं अपन लेमडा आर डी थीटा आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में इनटू कॉस थीटा, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स में कंपोनेंट, इसको इंटीग्रेट करो तो एक्स की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, कांस्टेंट बाहर ले लो, के लेमडा कांस्टेंट है, एक आर नीचे का कैंसिल हो गया ऊपर के आर से, cos थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin थीटा, लिमिट डालो इसके अंदर, अब थीटा की लिमिट क्या होगी, आर का अपने सेंटर पे एंगल टोटल अल्फा था, तो ये एंगल बाइसेक्टर से ऊपर अल्फा बाय 2 तो नीचे जाओगे तो भी अल्फा बाय 2 पर नीचे का एंगल माइनस में डालेंगे अपन, तो लिमिट शुड बी फ्रॉम माइनस अल्फा बाय 2 टू प्लस अल्फा बाय 2, लिमिट अच्छे से समझ लो। आप लोग बहुत मैसेज कर रहे हो पर मेरा ध्यान पूरा बोर्ड पे है ना, तो जब मैं यहाँ करूँ तो बोल के पूछा करो कुछ पूछना हो तो, अदरवाइज कुछ इसमें कोई डाउट? चलो कुछ मैसेज नहीं था, ओके वेरी गुड, कोई डाउट नहीं, बस अब लिमिट लगा देते हैं, तो पहले एंगल में अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट है ना, तो लोअर लिमिट एड ही हो जाने वाली है, के लैम्डा बाय आर साइन ऑफ अल्फा बाय 2, फिर लिमिट लगाते हैं तो बीच में माइनस साइन लगाते हैं, फिर अल्फा के जो भी एंगल था उसके बदले लोअर वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल माइनस अल्फा बाय 2, इस साइन ऑफ माइनस थीटा इज अगेन माइनस थीटा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k लैम्डा बाय आर टाइम्स साइन अल्फा बाय 2, ये आ गया फाइनली आंसर 2k लैम्डा बाय आर साइन अल्फा बाय 2। ये 2k लैम्डा बाय आर तो बिल्कुल वैसे ही जैसे इनफाइनाइट लॉन्ग रॉड का होता था साइन अल्फा बाय 2, ठीक है। अच्छा y डायरेक्शन का कंपोनेंट अभी बचा है, y डायरेक्शन का कंपोनेंट बचा है, तो इन y निकालोगे, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट हो जाएगा k लैम्डा बाय r sin थीटा d थीटा, इसको इंटीग्रेट करना, लिमिट डालना, तो आपको दिखेगा 0, मुझे तो ऐसे ही दिख गया, क्यों, क्योंकि सिमेट्री थी भाई, y में ऊपर और नीचे एक जैसा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आनी चाहिए सिमेट्री से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड x में आनी चाहिए थी, तो मुझे दिख रहा है कि y में 0 आने वाली, मैथमेटिकल पे चेक कर लेना 0 आएगी। इज दिस क्लियर? आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी, ओके वेरी गुड, है ना, अपना टाइम हो गया ऑफिशियली, तो मैं अब रुकता हूँ। हमने आज आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, रॉड की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, अब मैं अगली क्लास में आर्क और रॉड के मिला के क्वेश्चन दूंगा, आर्क की निकालने के बाद फिर आर्क के अलग अलग केसेस, सेमी सर्कुलर आर्क होती तो क्या होता, पूरी रिंग हो जाती तो क्या होता, अच्छा पूरी रिंग के एक्सिस पर निकालेंगे, फिर डिस्क के एक्सिस पर निकालेंगे, फिर एक इनफाइनाइट प्लेट पे निकालेंगे, है ना, तो अगली क्लास और लगेगी इसके और क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में वो करेंगे। मीनवाइल आप लोग खुद भी देखकर आ सकते हो, और बिगिनर बॉक्स अब स्टार्ट कर दीजिए करना, तो बिगिनर बॉक्स स्टार्ट करिए, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का काम बचा है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ने का काम बचा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी चीजें बची है, तो आप कोई बुक्स वगैरह कर रहे हो तो इतनी चीजें बची है, उसमें आप आगे पढ़ सकते हो। चलिए ओके, अच्छा नेक्स्ट क्लास मेरी ही है, ओके ओके जस्ट अ सेकंड लेट मी चेक, अच्छा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट मेरी है, तो ब्रेक की रिक्वायरमेंट है क्या किसी को? है, अच्छा चलो ठीक है, तो ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट्स के बाद मिलते हैं अपन, एग्जैक्टली 10 मिनट्स का ब्रेक है ना, तो 10 मिनट बाद मिल रहे हैं अपन। मैं